रूस जैसे ताकतवर देश को यूक्रेन अब तक कैसे संभाले हुए है? जवाब है डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से, जैसे कि एआई इंटेल, ड्रोन्स और रियल टाइम डिजिटल बैटल मैप्स। इस युद्ध में आम हथियारों के अलावा इन सॉफ्टवेयर्स का काफी अहम रोल दिखा है। आइए जानते हैं ऐसे 3 टूल्स के बारे में। पहला, रियल टाइम इंटेल। युद्ध में सही समय पर जानकारी मिलने का बहुत महत्व होता है। युद्ध में ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है जो जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सैटेलाइट, सीसीटीवी जैसे निगरानी कैमरों, ड्रोन्स और यहाँ तक कि सेलफोन से मिल रहे हर तरह के डेटा का इस्तेमाल करते हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे बड़े बड़े डेटा को कम से कम समय में प्रोसेस कर लेता है। जितनी जल्दी ऐसे डेटा को अपने काम की जानकारी में बदला जा सके, युद्ध के माहौल में इसका मतलब होता है उतना नुकसान बचा पाना। यहाँ तक कि एआई रियल टाइम डेटा से ये अंदाजा भी लगा सकता है कि दुश्मन का अगला हमला कहाँ होगा। यूक्रेनी स्टार्टअप ज़वूक ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो मिसाइल, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और ड्रोन्स में केवल उनकी आवाज के आधार पर अंतर कर सकता है। दूसरा, यूक्रेन की आईटी सेना। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को इस ग्रह के इतिहास में पहला साइबर युद्ध बताया गया। साइबर पीस इंस्टीट्यूट के सीईओ स्टेफान डुगविन इसकी वजह बताते हैं। The fact that never before cyber had such a importance and bear such a stake in the context of warfare. So it's really the use of ICT on all sides of the conflict in order to advance military agenda. So that's the game changer. It's less known. It's impacting already 37 countries. So the borderless nature of cyberspace, I think it's why this is called a cyber war, because already a lot more countries than just Ukraine and Russia are impacted by these cyber attacks. यूक्रेनी वैसे भी काफी टेक सेवी हैं। देश में खुद के 2 लाख से ज्यादा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं। कुछ ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर देश के लिए एक आईटी आर्मी खड़ी कर ली है। उनके इंटरनेशनल कलेक्टिव में 3 लाख से भी ऊपर वॉलंटियर्स हैं। सॉफ्टवेयर ही जिनके हथियार हैं। दोनों ओर के हैकर्स एक दूसरे के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। जिनेवा के साइबर पीस इंस्टीट्यूट की माने तो 2022 में 850 से भी ज्यादा साइबर हमले दर्ज हुए। इनमें से ज्यादातर DDoS यानी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक थे, जिनका निशाना बैंक, मंत्रालय और कई अहम नागरिक ठिकाने थे। So if you look into the period January to September 2022, there's a sharp increase when it comes to attack against Ukraine. There's also a campaign of cyber attack against Russia, but the number is lower, clearly. I mean, Ukraine, we are in the realm of the 1,800. When it comes to Russia, we could document 150 cyber incidents. एक दिलचस्प बात यह है कि एनोनिमस के हैकर्स दोनों तरफ से लड़ रहे हैं, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय हैकटिविस्ट कलेक्टिव है। 100 से भी ज्यादा हमलों के पीछे एनोनिमस रशिया और करीब 50 के पीछे एनोनिमस यूक्रेन के होने का अंदेशा है। तीसरा, ड्रोन्स। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यूक्रेन के युद्ध में पहली बार ड्रोन्स का इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल हुआ है, हथियार और जानकारी जुटाने दोनों में। यूक्रेनी तो आम नागरिक ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे उन्होंने विश्व भर में दान मांग कर जुटाया था। यूक्रेनी इन ड्रोन्स को रूसी टुकड़ियों और सैन्य ठिकानों के ऊपर उड़ाते हैं और जानकारी जुटाते हैं। एरो रोजवित्का ने ऐसे आम सिविलियन ड्रोन्स को ऐसे मिलिट्री ड्रोन्स में बदलने का रास्ता खोज लिया जो दुश्मन पर हथगोले फेंक सकता है। 2014 में यूक्रेन पर रूसी कार्रवाई के बाद आईटी प्रोफेशनल्स ने मिलकर ये प्राइवेट यूनिट बनाई थी। ऐसे जुगाड़ के अलावा भी यूक्रेन को टर्किश बेरकतार TB2 ड्रोन्स और अमेरिका के स्विच ब्लेड्स जैसे कॉम्बैट ड्रोन्स मिले हुए हैं। बेरकतार TB2 ड्रोन्स के डैने 12 मीटर तक लंबे हैं और बार-बार काम में लाए जा सकते हैं। वहीं स्विच ब्लेड को उसके कामिकाजे ड्रोन के लिए जाना जाता है, जो जाकर सीधे दुश्मन से टकरा जाते हैं, यानी एक बार ही इस्तेमाल हो सकते हैं। देशों के बीच कोई असल युद्ध कभी सॉफ्टवेयर और ऐप से लड़ा जाएगा? क्या आपने कभी सोचा था?